ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर से क्वेश्चन हर साल आता ही आता है फॉर श्योर। टॉपिक है भी इजी बट कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है बिकॉज वैरायटी। ओके, क्या सभी को मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? क्लियर है? नो सर, क्लियर वॉइस। ओके सर थोड़ी थोड़ी ठीक है, तो किसी का थोड़ा थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा इसलिए ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो अब यहाँ पे लिमिट्स को स्टार्ट करते हैं। सो इसके पहले मुझे खाली इतना आइडिया देना कि क्या बोर्ड्स में लिमिट पढ़ा है? हाँ सर, देखा था। यस सर, थोड़ा बहुत देखा था। अच्छा, मुझे खाली बता दो जितना भी आइडिया है कि आपके हिसाब से व्हाट इज लिमिट, या मतलब क्या होता है, बिकॉज मैथमेटिक्स में तो पढ़ेंगे कि अभी क्या होगा मैथमेटिकली, बट इसका मीनिंग क्या होता है और क्यों इसको यूज करते हैं, बस खाली एनी आइडिया? यस बेटा। सर जैसे कोई वेरिएबल इक्वेशन टाइप है तो उसमें हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो लिमिट्स हमें बताती है कि आप यहाँ तक ही वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर सेटिस्फाई होगा नहीं होगा। ये नॉट एग्जैक्टली द करेक्ट डेफिनेशन, थोड़ा सा कुछ और, क्योंकि लिमिट को बनाने मतलब का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बताता है ना ये, कि किधर से नहीं, किधर तक। ये आप गड़बड़ कर रहे हो सब लोग। आप लिमिट को रेंज से कंपेयर कर रहे हो, रेंज इज डिफरेंट, लिमिट इज डिफरेंट। चलो मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। देखो क्या है ना कि हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा है, याद है? हमने एक रेंज टॉपिक देखा था जिसमें बताया था कि कहां से कहां तक वैल्यू चलेगा। दैट रेंज इज कंप्लीटली डिफरेंट, दिस लिमिट इज कंप्लीटली डिफरेंट, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, इसको ध्यान रखो। लिमिट्स का मतलब ये नहीं है कि कहां से कहां तक चलेगा, लिमिट हमेशा एक पॉइंट पे होती है, ठीक है? अब ऐसा क्यों हुआ और उसका रिक्वायरमेंट क्यों है ये समझना। मैथमेटिक्स में ना कुछ ऐसे फंक्शंस या कुछ ऐसे टर्म्स बने जिनका वैल्यू इस फॉर्म में रिड्यूस हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, या ये फॉर्म्स हमने अब तक डिस्कस नहीं किए बट हम डिस्कस करेंगे। 0/0, या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, या फिर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, या फिर 0 इंटू इंफिनिटी, और 0 टू द पावर 0, और इंफिनिटी टू द पावर 0, और 1 टू द पावर इंफिनिटी। ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ना, खाली आखिरी वाले को छोड़ देना, बाकी सबकी बात करते हैं, ठीक है? क्या 0/0 का मुझे कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे सकते हो? नहीं सर। नो सर। नहीं। क्या इन सभी का मुझे कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे सकते हो आप? नो सर। हाँ, कंफ्यूजन आता है ऑब्वियसली। स्टार्टिंग के 4 में तो आप डिस्कस भी नहीं करोगे शायद कि सर ये तो लग रहा है कि नहीं पता, बट इन दोनों में कंफ्यूजन आ जाता है कि सर आपने तो देखा होगा और हमने डेफिनेशन भी पढ़ा है कि एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, करेक्ट है? सो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आता है मैं आपको बोलता हूँ कि आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, बट साथ साथ आपने ये भी पढ़ा होगा कि 0 रेज टू एनीथिंग इज ऑल्सो 0। यस सर। तो ये उन दोनों को, हाँ, ये उन दोनों को सेटिस्फाई एक साथ तो कर नहीं सकता, इसलिए ये अपने पास इस टाइप का फॉर्म बन जाता है। फिर बोलोगे सर चलो कोई बात नहीं, इसको तो जाने दो, बट ये तो कम से कम 1 बोल दो। इन्फिनिटी कोई भी होगा तो उसका पावर 0 तो 1 आएगा, बराबर है? हाँ। बट हमने सबसे पहले और बहुत शुरुआत में डिस्कस किया होगा फॉर श्योर कि इन्फिनिटी एक नंबर होता है क्या? नो सर। नहीं सर। इन्फिनिटी नंबर नहीं है, इन्फिनिटी इज अ कॉन्सेप्ट बेसिकली। तो क्या होता है ना अपने पास कि इन्फिनिटी जो है वो नंबर नहीं है, अगर नंबर की पावर 0 लेके जाओगे तो वो 1 बनेगा, बट यहाँ पे आप किसी कॉन्सेप्ट की पावर 0 कैसे बोल सकते हो? दैट इज नॉट डिफाइंड, तो इसीलिए इन्फिनिटी की पावर 0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, ठीक है? अब आते हैं इस पार्ट पे। तो टेक्निकली हमको पता है कि 1 की पावर कुछ भी दो आंसर 1 आएगा, बट ये केस जो है थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे एग्जैक्टली 1 नहीं होता, यहाँ पे वैल्यू 1 से थोड़ा सा छोटा या 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसके अकॉर्डिंग इसके वैल्यूज बदलते हैं। बट यस, फिलहाल मैं इतने पार्ट पे डिस्कस करूंगा, और इन सभी का एक नाम होता है जिसके लिए इस चैप्टर को बनाया गया। इन सभी को हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म। कभी भी किसी फंक्शन का वैल्यू अगर इस तरीके से रिड्यूस हो जाए या फिर इसमें से कोई आंसर आ जाए, तो उन सबको लिमिट की हेल्प से हम जस्टिफाई कर पाते हैं, लिमिट की हेल्प से हम सिंप्लीफाई करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। सपोज करो कि एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है? एक क्वेश्चन है f of x इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब जरा मुझे बताना कि f of 2 का वैल्यू कितना होगा?
तो 0.0 आ जाएगा। 0.0 बट एक्चुअली में ऑब्वियसली 0.0 आपका आंसर नहीं रहेगा। क्यों? द रीजन बीइंग कि आपको पता है कि 0.0 आंसर हो ही नहीं सकता, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट चलेगा और एक्चुअली में इसका जो आंसर आएगा ना वो 1/4 आएगा। अब ये कैसे आता है, क्यों आता है, उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट यस, f(2) का इस फंक्शन के लिए वैल्यू 1/4 आएगा। कोई बता सकता है कैसे? एक्चुअली आप लोगों को पता है कैसे आएगा? कोई बता सकता है मुझे? इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन नहीं, उतना आगे मत जाओ अभी। इंटीग्रेशन तो अभी हम कहीं यूज नहीं करेंगे, बट बेसिक लॉजिक है, 9th-10th का लॉजिक है। x² - 4 को क्या लिख सकते हो? 0 x+4 into x-4 x+4 यस, x+2 into x-2 और x-2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार Yes, वापस sir. बोलो ना, आपने अभी क्या बोला? हाँ, मैं ये समझा रहा था बेसिकली कि जो 1/4 आया ना, इस 1/4 के दो लॉजिक है। एक तो ये है कि मैं लिमिट से इसको एक्सप्लेन करूंगा, एक मैं लॉजिक से नॉर्मली भी एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं 1/4 क्यों लिख रहा हूँ। ये जो अपॉन में x² - 4 है, तो अपने पास एक फॉर्मूला है a² - b²। आई होप सभी को पता होगा, इट इज इक्वल टू a - b into a + b। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ इसी क्वेश्चन को। अब x-2 से x-2 काट दो, तो आपका फंक्शन क्या दिखेगा? आपका फंक्शन दिखेगा 1/x+2 बराबर। यस सर। और अब अगर आप इसमें x = 2 पुट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 1/4। 1/4 ये आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये तो इस क्वेश्चन में हुआ, जरूरी नहीं है कि ऐसा हर बार हो। यस, करेक्ट है, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि ऐसा हर बार हो, फैक्टराइज हो और आपको आंसर मिल जाए। बट यहाँ से एक सीखने की चीज ये मिलती है ना, इसको ऐसे समझना। आपने जब x = 2 पुट किया तो आपको 0/0 फॉर्म मिला, विच इज अ इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसको इस तरीके से समझो, कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे इनमें से कोई भी फॉर्म मिलेगा या कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगा, तो उस क्वेश्चन को हम लिमिट से सॉल्व करते हैं। अब लिमिट अपने को क्या इंडिकेट करता है, कैसे बताता है, ये समझना। सबसे पहले मैं यहाँ पे f(2) जो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है x = 2। करेक्ट है, जो आपने f(2) लिखा है इसका मतलब यही था कि x का वैल्यू 2 होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे Yes, ऐसा sir. बोलूंगा कि जब मैंने x = 2 डायरेक्टली पुट किया ना, तो मेरा आंसर इनडिटरमिनेट फॉर्म आया। तो अब मैं इस 2 को डायरेक्टली पुट नहीं करूंगा, मैं पता है क्या करूंगा, मैं लिखूंगा x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, x टेंडिंग टुवर्ड्स 2। यहां से लिमिट का रोल स्टार्ट होगा। आपने देखा कि चलो हमने 2 पुट किया तो 0/0 फॉर्म बना। मुझे बताओ, अगर मैं 2 की जगह 1.99999 पुट करूंगा तो क्या अभी भी 0/0 बनेगा? No, sir. नो सर। अब एक डिफाइंड वैल्यू बनेगा एंड दैट डिफाइंड वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/4। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली। सेकेंडली, अगर मैं इस 2 की जगह पे 2.0001 पुट करूं तो क्या अभी भी 0/0 बनेगा? No. नहीं। इसीलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट का रोल आया कि ठीक है, जिस वैल्यू पे आपके पास आंसर 0/0 बना है तो उस वैल्यू को भूल जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं इस पार्ट को करूंगा कि x, हाँ बेटा सर ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है, जो भी बोले वापस से रिपीट कीजिए प्लीज। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो क्या था ना अपने पास कि जब हमने इस एक्सप्रेशन में x = 2 पुट किया तो मैंने ये रियलाइज किया कि x = 2 को पुट करने पे कहीं ना कहीं 0/0 फॉर्म बना था। बट अगर मैं 2 की जगह 2 के बहुत क्लोज कोई वैल्यू पुट करूं, विच इज लेट अस से 1.999 और इट कुड बी 2.001, तो जब उसको पुट करूंगा तो अब 0/0 या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, अब एक कांस्टेंट नंबर आएगा। ठीक है, और अब अगर एक कांस्टेंट नंबर आया है तो वो मेरा आंसर होगा f(2) का बेसिकली। तो यहाँ से एक नए टॉपिक का इवॉल्व हुआ, विच इज नथिंग बट लिमिट। ठीक है, अब लिमिट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि x टेंडिंग टू 2। अब x टेंडिंग टू 2 का मतलब है कि x 2 की तरफ जा रहा है। आप बोलोगे सर ठीक है, x 2 की तरफ जा रहा है, बट कहाँ से जा रहा है, लेफ्ट से या राइट से? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो नंबर लाइन है, ये आपका नंबर लाइन है और यहाँ पे आपका 2 है, तो मैं 2 को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकता हूं और मैं इस 2 को राइट साइड से भी अप्रोच कर सकता हूं। लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब क्या है कि मैं एग्जैक्टली 2 ना लेके 1.999 ऐसा कुछ अज्यूम कर लूंगा, और अगर राइट साइड से अज्यूम करना है तो एग्जैक्टली 2 ना लेके 2 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू 2.001 या इस तरीके से कुछ अज्यूम कर लूंगा बेसिकली। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहाँ पे एक नए कॉन्सेप्ट का इवोल्यूशन होगा जिसको हम बोलेंगे लिमिट, और लिमिट के भी आपके पास दो पार्ट रहेंगे। एक हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और दूसरे को हम बोलेंगे राइट
हैंड लिमिट। अब इसको समझना कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और क्वेश्चन में इसको हम कैसे समझेंगे। सबसे पहली चीज, अपने पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूं। सपोज करो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू a। हमेशा लिमिट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट और उसके नीचे x टेंडिंग टू a कि x किसको टेंड कर रहा है, f ऑफ x। ठीक है, ये एक फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब आपने क्या किया, सबसे पहला स्टेप तो आप क्या करोगे, सीधे इस a को यहाँ पे पुट कर दो। सीधे आपने a को पुट किया और अगर आपका वैल्यू एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना 0 by 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो अब आप इसको डायरेक्टली a पुट नहीं करोगे, अब आप इन दोनों पार्ट्स को चेक करोगे। ये दोनों पार्ट्स क्या हैं इसको समझो। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि उस a को आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे, मतलब अब आप यहाँ पे लिखोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस। मुझे बताओ a और a माइनस इसको लिंक कैसे करोगे, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि a माइनस का मतलब क्या हो गया, क्या बोलूं, a से यस a से कम, और अगर a से कम है तो नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड में आओगे, Yes, sir. इसलिए उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोला। तो यहाँ पे आप लिखोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरीके से आप राइट हैंड लिमिट भी चेक करोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस, यहाँ पे a प्लस लिख दोगे मतलब a से स्लाइटली बड़ा f ऑफ x, ये हो गया राइट हैंड लिमिट। अब आपको क्या देखना था कि जब आपने सॉल्व किया लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x, मतलब जब इस पार्ट को सॉल्व किया और डायरेक्टली x की जगह पे a पुट किया तो आपका आंसर 0 by 0 था। बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इन दोनों पे तो आंसर 0 by 0 नहीं बनेगा, जो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इसका मैं सिंपल सा मतलब बोलूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, नाउ दिस इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x will only exist if LHL is equal to RHL। ठीक है, कभी भी आप किसी फंक्शन का अगर किसी एक पॉइंट पे लिमिट निकालोगे तो वो लिमिट सिर्फ तब एग्जिस्ट करेगा जब उस फंक्शन पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और उसी फंक्शन का उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट दोनों का आपस में सेम वैल्यू आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 0 by 0 फॉर्म बना, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व किया आंसर 1 आया, राइट हैंड लिमिट सॉल्व किया आंसर 2 आया, तो ये लिमिट डिफाइन ही नहीं करेगा। सिंपल सा, आपके पास लिमिट तभी डिफाइन कर पाएगा जब आपके पास दोनों का सेम वैल्यू आएगा और वही वैल्यू आपके लिमिट को डिफाइन करेगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा था कि f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, डायरेक्टली अगर मैं आपसे बोलता कि x टेंडिंग टू 2 निकालो, या इसको मैं लिख देता हूँ, सपोज करो क्वेश्चन को जिस तरीके से है इसी को मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूँ बेसिकली। सो सपोज द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो सबसे पहला काम पता है आपका क्या होगा, सबसे पहला स्टेप आपका हमेशा फिक्स है कि डायरेक्टली इस x की जगह पे 2 पुट कर दो, क्योंकि क्या है ना कि अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा तभी तो हम आगे सॉल्व करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो वही आपका आंसर है, फिर आपको सॉल्व भी नहीं करना। पर अगर आपके पास x इक्वल टू 2 पुट करते हो तो आपको दिख रहा है फिलहाल इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, तो अब हम आगे सॉल्व करने का सोच सकते हैं कि हमको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। बट अगर डायरेक्टली अपना आंसर आ जाता, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 4x प्लस 3। अब मुझे बताओ जब इसमें x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, बोलो, x इक्वल टू 1 पुट करोगे Minus 4/7. Plus 4/7. माइनस 4/7, और ये तो कभी भी इनडिटर्मिनेट नहीं है, ये जो भी है फिक्स वैल्यू है, डिफाइंड वैल्यू है, तो यही आपका आंसर हो गया। तो लिमिट क्या बोलता है कि मेरा यूज तब करना जब मैं कभी ना कभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे रिड्यूस हो जाऊं, जब मैं क्वेश्चन में 0 by 0 बना दूं या मैं क्वेश्चन में इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बना दूं, तब मेरा यूज करना। अदरवाइज मेरा आंसर जो है वो बहुत डायरेक्ट रहेगा और आप डायरेक्टली मुझे सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, अब अगेन बेस्ट रहेगा कि हम क्वेश्चन से इसको और बेटर वे में समझें और इनको एनालाइज करें। सो यहाँ पे मैं कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ, इनको प्रॉपर्ली समझना, जिससे आपको LHL और RHL को लेके क्लैरिटी आएगी कि एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है और इनको कैसे हमको समझना है, कैसे एनालाइज करना है। सो
एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं। लेट्स से आपको एक फंक्शन दिया है, इफ f of x is equals to, फंक्शन है x under the condition when x is greater than 1 and it is equal to x square when x is less than 1, when x is less than 1. Now अब आपसे पूछा है लिमिट x टेंडिंग टू 1 f of x। अब देखो लिमिट का एक एप्लीकेशन, एक रोल और भी होता है जो ये क्वेश्चन में लगेगा। अभी हमने क्या बोला कि एक पार्ट तो क्या हुआ कि 0 बाय 0 बनेगा, तब आप लिमिट चेक करो, चलेगा, मुझे कोई इशू नहीं है। एक ये है कि जिस पॉइंट पे आपको आंसर निकालना है उस पॉइंट पे अगर फंक्शन खुद को बदल रहा है, जैसे यहाँ पे मुझे किसका आंसर निकालना था, x इक्वल टू 1 का। अब मेरे पास x इक्वल टू 1 का क्या आपको यहाँ पे कहीं इक्वल टू दिख रहा है? नो नो। तो अब क्या है ना कि इस x इक्वल टू 1 पे फंक्शन खुद को बदल रहा है, तो मुझे खाली एक ही चीज देखना पड़ेगी कि 1 के पहले और 1 के बाद में जो फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है, जिसको हम बोलते हैं LHL RHL, उनके आंसर्स क्या आ रहे हैं, क्योंकि उनके आंसर मुझे बताएंगे कि मेरे पास क्वेश्चन के रिगार्डिंग मुझे क्या करना रहेगा। तो यहाँ पे समझो, अगर मैं बात करूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 f of x, तो मुझे पता है कि डायरेक्टली मैं x इक्वल टू 1 किसी भी फंक्शन में पुट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मुझे क्या करना रहेगा, पहले इसका LHL निकालना रहेगा। जब मैं बात करता हूँ LHL का, तो इसका मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ठीक है। अब लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f of x, तो मुझे इतना बताओ x टेंडिंग टू 1 माइनस का मीनिंग क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड। yes, x 1 से छोटा है ऐसा बोल दूं? हाँ Yes, सर। sir. यस तो अगर x 1 से छोटा है तो देखो फंक्शन कौन सा चलेगा, एक्स स्क्वायर। X x स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे x स्क्वायर एंड जो 1 माइनस था उसकी जगह मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया। मैंने क्या किया, वापस से समझना, 1 माइनस जो था वो ये बता रहा था कि फंक्शन कौन सा चलेगा, तो मैंने 1 माइनस का फंक्शन ले लिया और यहाँ पे x इक्वल टू 1 माइनस या 1 लिखा। यहाँ पे 1 माइनस भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, मैंने खुद बताया है लिमिट के केस में कि जब आपके पास एक एक्सप्रेशन बन जाए तो सबसे पहले क्या करो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। आप यहाँ पे x को डायरेक्ट वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर, आंसर आपको सीधा मिलेगा 1। ये हमने एक लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब इसी लॉजिक से मैं राइट हैंड लिमिट को भी सॉल्व कर रहा हूँ, प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करने का ट्राई करना। राइट हैंड लिमिट का जो एक्सप्रेशन लिखूंगा वो हो जाएगा x टेंडिंग टू 1 प्लस f of x। अब मुझे बताओ x टेंडिंग टू 1 प्लस का मतलब क्या था बेटा? 1 से बड़ा। 1 से बड़ा। जब 1 से बड़ा वैल्यू लोगे तो फंक्शन कौन सा वर्क करेगा? फर्स्ट वाला। ओनली x। अब आपने अगर x इक्वल टू 1 पुट किया तो आपको आंसर क्या मिलेगा वापस से? 1। अब फॉर द कॉन्सेप्ट हमने क्या बोला था कि लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा जब उसी पॉइंट पे LHL इक्वल टू क्या हो जाएगा? RHL। यस, इस क्वेश्चन में LHL इक्वल टू RHL हो रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है और लिमिट x टेंडिंग टू 1 f of x जो वैल्यू है उसका फाइनल आंसर आएगा आपके पास 1, क्योंकि इसके लेफ्ट का आंसर भी 1 था और इसके राइट का आंसर भी 1 था, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपको फाइनल आंसर मिला है बेसिकली 1। क्या ये पार्ट सबको समझा? यस बेटा। सर एक बार अप्रोच वापस बताओ ना क्वेश्चन का कि कैसे करना है, देखो, क्योंकि इंटरनेट का चलेगा, बता देता हूँ। हाँ, अप्रोच एक बार वापस से सुन लो, जिसको भी डाउट होगा तो वापस से एक बार इस चीज को रिकॉल कर लेना। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन आपको दिया था कि एक फंक्शन है जो दो पार्ट में स्प्लिट हुआ है, 1 के पहले ये फंक्शन अलग है, 1 के बाद ये फंक्शन अलग है। तो अपने पास इस केस में आप बताओ कि f of x या लिमिट f of x एक्सटेंडिंग टू 1 का आंसर क्या होगा। अब मुझे दिख रहा है कि डायरेक्टली 1 पे तो आंसर मैं निकाल नहीं सकता, बिकॉज मुझे वैल्यू दिया ही नहीं है, इक्वल टू 1 का ही नहीं लगा है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं क्या करूंगा, मैं 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालूंगा और मैं 1 का राइट हैंड लिमिट भी निकालूंगा, ठीक है। और अब मैं चेक करूंगा कि मेरे पास वहां पे दोनों के वैल्यूज क्या आ रहे हैं। पहले मैंने स्टार्ट किया लेफ्ट हैंड लिमिट से। जब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट से स्टार्ट किया तो उसका एक्सप्रेशन लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस f of x। अब जब मैं लिखता हूँ एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, तो इसका मतलब होता है कि वो फंक्शन जब x का वैल्यू 1 से छोटा है, दैट इज 1 माइनस, तो 1 से छोटे पे फंक्शन कौन सा चल रहा था? x स्क्वायर। तो मैंने इस f of x को x स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x स्क्वायर। और अब मैंने क्या देखा कि अब अगर मैं डायरेक्टली इस लिमिट का वैल्यू पुट करूंगा x इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर अगेन 1 बन जाता है, तो डायरेक्टली मेरा आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज नथिंग बट माय फाइनल आंसर। तो ये अपना x इक्वल LHL का वैल्यू आ गया 1।
उसी तरीके से जब मैंने RHL निकाला तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, ठीक है, 1 से बड़ा वैल्यू। जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो उस केस में फंक्शन था x, वापस से मैंने आंसर निकाला, वापस से आंसर आया 1। तो उस केस में अपने पास जब हमने चेक किया कि LHL और RHL दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली आइडेंटिकल है और LHL RHL इक्वल आते हैं, इसका मतलब ये है कि जो आप लिमिट सॉल्व कर रहे थे वो लिमिट एग्जिस्ट भी करता है और उसका आंसर 1 है। हाँ, सपोज करो ऐसा होता कि LHL RHL इक्वल नहीं आते, जिसका मैं एग्जांपल लूंगा अभी इमीडिएटली, तो उस केस में आप सिंपल सा बोलोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के लिमिट का आंसर आए, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किस किस को डाउट है, और एनीवन? ओके, चलो और थोड़ा सा वैरायटी कवर करते हैं, देखना एक क्वेश्चन और लेता हूं। सो सपोज करो आपको कंडीशन दी है, डायरेक्टली क्वेश्चन ये बेसिकली, लिमिट x टेंडिंग टू 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। हाँ यस, मेरा ये वही क्वेश्चन है बेटा, इंडिटरमिनेंट वाला। अब देखो यहाँ पे कैसा है, अगर आप x को 2 पुट कर रहे हो तो मुझे बताओ आपको डायरेक्टली वैल्यू क्या मिल रहा है? 0/0। यस, आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल रहा है 0/0। तो इस केस में क्या हो जाएगा ना कि इस केस में हम यहाँ पे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए डायरेक्टली 0/0 फॉर्म को यूज तो नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस क्वेश्चन के लिए अगेन LHL और RHL को चेक करूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना, सबसे पहले मैं लिखता हूँ LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, जब मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखूंगा तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस x टेंडिंग टू 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। मुझे खाली इतना बताओ, x टेंडिंग टू 2 माइनस इसका मतलब क्या हुआ? 2 से स्लाइटली छोटा वैल्यू है, ठीक है। लेट अस से अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से द वैल्यू इज 1.9। आप 1.99 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मैंने 1.9 बोला बस खाली। सो क्या मैं ऐसा बोलूं कि जो नंबर ऊपर बनेगा वही सेम नंबर नीचे भी बनेगा? यस सर। ठीक है, बट देयर विल बी अ स्लाइट डिफरेंस। ऊपर जो नंबर होगा बिकॉज ऑफ मॉड्यूलस वो प्लस हो जाएगा, बट नीचे वो आंसर नेगेटिव रहेगा। हाँ सर। ठीक है, अगर मैं इसको वैल्यू वाइज एक्सप्लेन करूं तो सपोज करो मैंने x को 1.9 लिया तो 1.9 माइनस 2 कितना आ जाएगा? -0.1, और क्योंकि मॉड लगाए तो ऊपर हो जाएगा प्लस 0.1, बट वही वैल्यू नीचे क्या आएगी? माइनस ऑफ 0.1। तो क्या बोलूं कि x टेंडिंग टू 2 माइनस पे इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कहीं ना कहीं -1 आंसर देगा। यस सर। था सबको? हाँ सर। यस सर। ओके, इसी चीज को वापस से एक बार समझ लो RHL के पार्ट में। अब RHL में क्या हो जाएगा? x टेंडिंग टू 2 प्लस। जब मैं 2 प्लस की बात करता हूं तो अब क्या हो गया कि x का वैल्यू जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यू कैन टेक एनी नंबर जस्ट क्लोज टू 2 विच इज ग्रेटर देन 2। तो अब क्या होगा, वापस से दोनों में सेम आंसर मिलेगा और अब दोनों ही आंसर पॉजिटिव मिलेंगे। सपोज करो आपने 2.1 अज्यूम कर लिया, जब आपने 2.1 अज्यूम किया तो ऊपर भी 0.1 नीचे भी 0.1, दोनों का रेशो क्या बनेगा बेटा? 1 दोनों का रेशो 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, आपको LHL क्या मिला था? -1, आपको RHL मिला है +1। क्या दोनों वैल्यू आइडेंटिकल है? नो सर। मैं बोलूंगा एज LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, तो इस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मैंने आपको बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है। इनफैक्ट लिमिट के क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि ऑप्शंस में मेंशन किया होता है, 3 ऑप्शन तो न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, चौथा ऑप्शन में लिखा होता है कि अपने पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको बहुत केयरफुली चेक करना पड़ेगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपको लिमिट का वैल्यू मिले। लिमिट का वैल्यू मिल भी सकता है और लिमिट का वैल्यू नहीं भी मिल सकता। ठीक है, ये हाँ बेटा। सर मुझे लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और इस क्वेश्चन में जो इनडिफाइनाइट फॉर्म भी आ रहा है उसको सॉल्व कैसे करेंगे? नहीं, सॉल्व करेंगे ही नहीं। देखो कैसा है ना, देयर आर सर्टेन क्वेश्चन
जो सॉल्व करने के लिए होते ही नहीं है, यही इसका सोल्यूशन है। बिकॉज ऐसा जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पे आप x इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू निकाल ही पाओ, बिकॉज वो वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्म था। फिर हमने क्या चेक किया कि चलो कोशिश करते हैं कि अगर इसका सोल्यूशन किसी और मेथड से आ सकता है तो हम वो ट्राई करते हैं। तो हमने वो मेथड भी क्रॉस चेक किया, फिर हमको एक लॉजिक मिला कि यार यहाँ पे लेफ्ट का आंसर अलग है, राइट का आंसर अलग है, तो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकता। इसको समझने का तरीका होता है आसान सा, थोड़ा सा इसको ग्राफिकली एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं। होता क्या है ना कि किसी भी फंक्शन में सपोज करो किसी एक पॉइंट पे लेट अस से x इक्वल टू a पे आपको वैल्यू निकालना था जो आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, तो हम लॉजिकली क्या कमेंट करते हैं कि अपने पास बेसिकली, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, हाँ। सो बेसिकली जो हम लिमिट का कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, उसका ग्राफिकल या मीनिंग कैसा होता है वो समझना। x इक्वल टू a पे सपोज आपको लिमिट निकालना है। अब x इक्वल टू a पे लिमिट निकाल रहे हो तो आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है लाइक इन दिस क्वेश्चन। तो आप क्या बोलोगे, सर एक काम करो, चलो ये a प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो a के थोड़ा सा पहले मतलब a माइनस और a के थोड़ा सा बाद मतलब a प्लस, इन दोनों पे चेक कर लो। क्योंकि क्या है ना कि सर जो वैल्यू इनके नियर बाय है वही इसका भी आंसर रहेगा अप्रोक्सीमेटली। ये समझा? हाँ सर। हाँ। सो टेक्निकली क्या होता है कि हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं, बट जब इन दोनों का डिफरेंस काफी बड़ा आ जाता है लाइक इन दिस केस, आप देखो कि इसके पहले वाला वैल्यू बोल रहा है कि मेरा आंसर -1 है, इसके बाद वाला वैल्यू बोल रहा है मेरा आंसर +1 है, तो अब मैं नहीं बोल सकता कि इनका वैल्यू नियर बाय रहेगा, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब ये वैल्यू अपने पास है ही नहीं। और ऐसा होता है बहुत सारे क्वेश्चन में, ऐसा होता है ना कि आप आंसर नहीं निकाल पाते, द रीजन बीइंग कि वो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और वो बताता है कि जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना वो इनडिटर्मिनेट ही रहेगा, उसका एक फिक्स वैल्यू नहीं है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये हेलो सिंपल सर। सा लॉजिक है। यस बेटा। ओके सर। सर जैसे कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और उसका हाँ। लिमिट भी दिया हुआ है, तो सर अगर उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो ग्राफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा ना? ग्राफ उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपको बोलना हाँ चाहिए बेटा। मतलब अगर सिर्फ लिमिट डिफाइंड रहेगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर यस यस। और फिर बाकी सारी सेट ऑफ वैल्यूज पे अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो ग्राफ बनेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं जो मैंने आपको लिखा है, ये वाला फंक्शन, मुझे इस फंक्शन में सिर्फ 2 पे प्रॉब्लम है, पर अगर मैं 2 के अलावा बोलूंगा ना तो आप जहां बोलो मैं इसका ग्राफ बना दूंगा। मुझे 2 पे प्रॉब्लम है बिकॉज 2 पे इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड या इनडिटर्मिनेट है, बट 2 के अलावा आप 2.1 से लेके मेरे को इनफिनिट तक कुछ भी बोलो, या माइनस इन्फिनिटी से -1.9 तक या +1.9 तक कुछ भी बोलो, मैं सब बना दूंगा। मुझे सिर्फ 2 पे प्रॉब्लम है, तो 2 वाले पार्ट पे इसका ग्राफ आएगा ही नहीं, ठीक है, वहां फंक्शन वर्क ही नहीं करेगा। और अगर तो सर थोड़ा सा इसका यहाँ पे, हाँ बोलो बोलो। तो सर अगर ये लिमिट डिफाइंड है तो x का रेंज क्या होगा? मतलब 1 से 2 तक ही सिर्फ सेटिस्फाई नहीं करेगा? नहीं नहीं नहीं, 1 से 2 नहीं, ओनली एट पॉइंट 2, सिर्फ 2 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, बाकी सब पे करेगा बेटा। सिर्फ 2 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये अपना सेटिस्फाई नहीं करेगा, डिफाइन नहीं करेगा। आप लोग आई थिंक क्रैक नहीं कर पा रहे हो, बट ये फंक्शन आप पढ़ चुके हो। किसी ने क्रैक किया, ये कौन से टाइप का फंक्शन है ये मैं बताया वो प्रॉपर्ली आपको। फंक्शन का एक कैटेगरी था सिग्नम फंक्शन, भूल गए? ये सर हाँ, mod x अपॉन x। हाँ, एक ही फंक्शन में ऊपर मॉड था और नीचे एक्स था। अब थोड़ा सा रिकॉल करना बस खाली, मैंने सिग्नम का आपको ग्राफ बताया था, और उस ग्राफ में खास बात थी कि जब एक्स पॉजिटिव था तो ये ग्राफ ऊपर चलता था, जब एक्स नेगेटिव था तो ये ग्राफ नीचे चलता था। पर जीरो पे मैंने कुछ कमेंट ही नहीं किया था, मैंने जीरो पे बोल दिया था कि इसका आंसर 0 है, क्योंकि वहां पे 0 डिफाइन नहीं किया था। दैट इज द रीजन नाउ। अब आपको देखो कि 0 के बाद हमने ग्राफ डिफाइन किया है, 0 के पहले डिफाइन किया है, बट 0 पे हमने नहीं लिया। इस ग्राफ का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है बेसिकली। तो वो जब mod x अपॉन x था तो 0 के लिए था, वही यहाँ पे 2 के लिए हो गया बेसिकली। समझे? यस सर। डोंट वरी, इसको हम ग्राफिकली बहुत प्रॉपर्ली कनेक्ट करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लिमिट्स आएगा, फिर इसके बाद कंटिन्यूटी आएगा, फिर डिफरेंशिएबिलिटी आएगा, तो ये पार्ट्स चलेंगे प्रॉपर्ली। हर एक चीज आपको ग्राफिकली भी बहुत क्लियरली दिखेगी, और इसका सिग्निफिकेंस भी क्या है वो भी आपको दिखेगा। अभी जो हम कर रहे हैं दैट इज बहुत बेसिक से क्वेश्चन, खाली कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो, अब मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस दिखाए हैं। अब एक बेसिक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये जल्दी से आप लोग ट्राई करो, इजी है, कर सकते हो। जो लॉजिक मैंने बताया है उसी लॉजिक को खाली यूज करना, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। सो यहाँ पे एक फंक्शन है f ऑफ x, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2/5 माइनस x, अंडर द कंडीशन जब x 3 से छोटा है, एंड दिस फंक्शन इज इक्वल टू 5 माइनस x व्हेन x इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को बताना है बेसिकली कुछ फंक्शंस के वैल्यू पूछे हैं। मैं आपको
यहाँ पे आपसे वैल्यू पूछ लेता हूँ और उसके अकॉर्डिंग, या चलो ठीक है ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, मुझे सिंपल सा बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, ये बता दो, ज्यादा कुछ मत करो। सभी को सॉल्व करना आता है, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करो एंड लेट मी नो द वैल्यू। ठीक है, ऑलमोस्ट सबने सॉल्व कर लिया है एंड आई एम ग्लैड टू नो कि सबका आंसर सेम है। जल्दी से क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन 3 पे इक्वल टू कहीं नहीं लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करेंगे। लेट अस से पहले मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसका मतलब हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। व्हेन आई से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब हुआ कि जब x का वैल्यू 3 से छोटा है तब फंक्शन कौन सा चल रहा है। तो उस केस में मुझे बताओ कि हम लोग कौन सा केस यहाँ पे लेंगे, तो फर्स्ट वाला। ओके, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 2 अपॉन 5 माइनस एक्स। नाउ जब x को 3 पुट किया तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल रहा है, दैट इज नॉट इंटरप्रेट फॉर्म। यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा दैट इज इक्वल टू 1, 2 अपॉन 2 बन जाएगा बेसिकली। सेम लॉजिक से अगर मैं यहाँ पे RHL को फाइंड आउट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स so limit extending to 3 plus f of x, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, this will be limit extending to 3। now 3 से बड़ा वैल्यू जब रहेगा तो आपको फंक्शन मिलेगा 5 minus of x, तो ये हो जाएगा अपने पास 5 minus 3 that is nothing but equal to 2। now LHL equal to 1, RHL equal to 2, यहाँ भी आप सेम बोल दोगे कि आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा as RHL is not equal to RHL। ठीक है, आई होप आप सबने भी सेम अप्रोच यूज किया है।
यस सर 2.9 और 3.1 लेके सॉल्व कर सकते हैं ना? चलेगा। देखो यहाँ पे वो पॉइंट लेने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है बेटा। पॉइंट तब लोगे ना जब आपके पास 0/0 फॉर्म बनेगा। क्या यहाँ पे कहीं 0/0 फॉर्म बन रहा था? नो सर। हाँ, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, लिमिट को सब सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले चीज ये होगा कि आप लिमिट को डायरेक्टली पुट कर दोगे। अगर डायरेक्टली पुट करने पे आपको कोई ऐसा नंबर मिला या कोई ऐसा आंसर मिला जो इनडिटर्मिनेंट है, तो फिर आप उसको चेंज करोगे पॉइंट में लेके या फिर उसके LHL RHL को यूज करके। बट यहाँ पे क्योंकि आपको डायरेक्टली आंसर मिल रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं सोचना उस केस के लिए। यस सर, क्लियर। ओके, चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। अच्छा, ये ध्यान रखो, कभी कभी क्या होता है ना कि आपसे हमेशा लिमिट नहीं पूछेगा। कभी कभी ये भी होता है कि आपसे कोई एक पर्टिकुलर लिमिट पूछ लेता है, तो क्वेश्चन को उस एंगल से भी ध्यान रखना। लाइक द नेक्स्ट वन, मैं आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूँ, टेल मी द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x minus 3 the whole upon x minus 3, modulus of x minus 3 the whole upon x minus 3 and limit extending to 3 minus। हाँ, बताओ इसका आंसर। -1। ओके, यस, ऑलमोस्ट सभी का करेक्ट है, -1। देखो रीजन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको लिमिट चेक नहीं करना था। यहाँ पे उसने पहली बोला था कि मुझे सिर्फ इसका लेफ्ट हैंड लिमिट बताना, मुझे वही काम का है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें सिंपल सा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे मॉड्यूलस ऑफ x minus 3 अपॉन x minus 3, अगर मैं सीधा 3 पुट करता हूँ तो 3 पुट करने पे 0/0 फॉर्म बन रहा है विच इज ऑफ नो यूज। तो मुझे पता है कि मुझे 3 से छोटा वैल्यू पुट करना है। जब मैं 3 से छोटा कोई वैल्यू लूंगा, लेट अस से 2.99, तो ऊपर एक 0.01 या फिर 0.01 का वैल्यू बनेगा विथ अ पॉजिटिव साइन बिकॉज ऑफ मॉड्यूलस, बट नीचे वही वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ बनेगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -1। तो यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इस पार्ट में सिंप्लीफाई होगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस विल बी इक्वल्स टू -1 फॉर दिस केस बेसिकली। ठीक है, यही अप्रोच आप लोगों ने भी यूज किया है सपोज। यस सर। यस सर। चलो एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करना। एंड यहाँ पे एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ फंक्शन यूज होगा, तो इसको प्रॉपरली यूज कर लेना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x minus of greatest integer x the whole upon x minus of 3, इसको सॉल्व करो, थोड़ा सोच के करना। x minus of greatest integer 3 upon x minus of 3।
ओके, चलो ऑलमोस्ट सबने सॉल्व कर लिया है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करना, जब भी लिमिट के केस में आपके पास ऐसा होगा ना कि आपके पास ये GIF फंक्शन आएगा, तो थोड़ा इस केस को केयरफुली समझ के सॉल्व करना। यहाँ पे मैं वही करता हूँ। डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे x = 3 पुट करूंगा, तो मुझे बताओ पार्ट क्या बन रहा है? 0/0 0/0। तो दैट इज फॉर श्योर कि मुझे कहीं ना कहीं LHL और RHL यूज करना पड़ेगा। अब जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ, विच इज लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, तो उस केस में यहाँ पे केयरफुली समझना, x माइनस जब 3 से छोटे नंबर का GIF लोगे तो वो क्या बन जाएगा? 2 यस, तो यहाँ पे आपको मुझे रिप्लेस करना है। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा, x - 2 अपॉन x - 3। ये सबको समझा? यस सर। यस ओके। अब यहाँ पे जब आप 3 से छोटा नंबर जो भी आप 2.99 ले रहे थे उसको पुट करोगे, तो ऑब्वियसली ऊपर एक 1 के आसपास का वैल्यू मिलेगा, बट जो नीचे मिलेगा ना वो अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 0 होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 0। तो इस लिमिट का जो आंसर है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, ये इनडिटरमिनेट नहीं है, इन्फिनिटी इज नॉट इनडिटरमिनेट। 0/0 बनता तो वो इनडिटरमिनेट होता, या इन्फिनिटी बनता तो वो होता, बट ये आंसर सिर्फ पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा। ये आप लोगों को समझा? यस सर। ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब काफी बड़ा नंबर होगा। अब हम RHL को चेक करते हैं कि RHL क्या नेचर शो कर रहा है। जब मैं RHL की बात करूंगा तो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3+ आ जाएगा। अब 3+ का मतलब हुआ कि 3 से बड़ा नंबर। जब मैं 3 से बड़े नंबर का GIF लूंगा तो वो मुझे क्या आंसर देगा? 3। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 3 अपॉन x - 3। ये दोनों तो आपस में कैंसिल है, आप कुछ भी करो आपको आंसर 1 मिलेगा बेसिकली। तो यहाँ पे अपने पास जो आंसर है वो कहीं ना कहीं 1 हो गया। अब LHL जो था वो इन्फिनिटी पे जा रहा था, RHL जो है वो 1 आ गया है, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब इस केस में भी आंसर क्या आ जाएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आप लोगों ने भी ऐसा ही कुछ अप्रोच यूज किया था? ये हो सकता है कि आपने फर्स्ट केस के लिए इन्फिनिटी ना लिख के कोई नंबर लिख दिया हो, बट वो नंबर भी काफी बड़ा होगा आई सपोज। यस सर। हाँ, तो वैसा करना मत। देखो इसका रीजन बोलता हूँ मैं आपको। आपने अगर यहाँ पे 2.9 या ऐसा कुछ वैल्यू पुट कर दिया तो आपको ऐसा 0.9 अपॉन कुछ नंबर मिल रहा होगा, बट एक चीज ये समझो कि वो जो भी नंबर है वो अप्रोक्सीमेटेड नंबर है, क्योंकि आपने 2.9 अज्यूम किया है। वो 2.9 की जगह 2.99 भी हो सकता था और 2.999 भी हो सकता था। तो उससे आपको समझेगा कि यस, ये जो नंबर है ये डेफिनेटली 1 तो नहीं आएगा, ये बड़ा नंबर बनने वाला है। तो मैंने इसलिए उसको इन्फिनिटी लिख दिया। और जो RHL था, क्योंकि वहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल थे, तो दोनों का डिवीजन या दोनों का रेशो आपको 1 मिलेगा, तो मैंने उस पार्ट को 1 एक्सप्रेस कर दिया। इस क्वेश्चन में सीखने वाली एक खास बात थी कि कभी भी आपके पास लिमिट के क्वेश्चन में अगर GIF दिखेगा तो आप डायरेक्टली उसका वैल्यू यूज कर लो, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नथिंग बट अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, जैसे इस केस में अगर मैं यहाँ पे लिखूं GIF ऑफ 3 तो आपको पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू 2 होगा। द रीजन इसके 3 का मतलब हुआ 3 से स्लाइटली छोटा वैल्यू। इट कुड बी 2.9, इट कुड बी 2.99, बट 3 से छोटा हो गया मतलब काम खत्म। GIF आपके पास 2 बनेगा, और GIF ऑफ 3 से स्लाइटली बड़ा वैल्यू, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो इन दोनों का यूज था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबको क्लियर हुआ ये पार्ट? यस सर। यस सर। ओके, यहाँ तक जो हमने पार्ट देखा है दैट इज बेसिक। आपके पास यू कैन बोल सकते हो कि डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स पर बेस्ड था। अब इसके बाद मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि हम लोग कौन कौन से लिमिट्स को सॉल्व कैसे करते हैं। इसको हम बोलते हैं मेथड्स टू इवैल्यूएट लिमिट। मेथड्स टू इवैल्यूएट लिमिट। ऑब्वियसली आपको मेथड याद नहीं रखना है, क्वेश्चन देख के आपको वो क्लिक हो जाएगा कि कौन से मेथड को कब यूज करना है। बट यस, एक बार बताना जरूरी है कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। वो हमको क्वेश्चन देख के क्लिक करेगा कि यस, यहाँ पे ये मेथड लगेगा और यहाँ पे ये मेथड लगेगा। सबसे पहले टाइप आता है अलजेब्रिक लिमिट्स। मुझे बताओ अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते थे? बोलो, अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? सर लीनियर क्वाड्रेटिक कांस्टेंट। यस, वेरी गुड। जिसको आप पॉलिनोमियल बोलते हो, या जहां पे आप बोलते हो कि खाली x इन्वॉल्व है, वहां पे उसके अलावा कोई फंक्शन में पार्ट नहीं है। मतलब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, यहाँ पे आपके पास यू कैन से लॉग नहीं है। तो ये सब चीजों को हम बेसिकली जहाँ पे सिर्फ x के फंक्शन होंगे उनको हम बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। तो अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सबसे पहले अलजेब्रिक लिमिट का। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, 1 अपॉन लीनियर, कुछ भी ले सकते हो, ये सब अलजेब्रिक के एग्जाम्पल है। इनको सॉल्व करने के लिए
देयर आर सम स्पेसिफिक टेक्निक्स, तो मैं आपको टेक्निक्स के नाम लिखा रहा हूँ, फिर इनको हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला मेथड होगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ कि किसी भी लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले चेक कर लेना, कि चेक करने में आपको समझ जाएगा कि डायरेक्टली पुट करने में जो आंसर मिल रहा है क्या वो आंसर करेक्ट है, क्या वो आंसर लॉजिकल है। अगर वही आ गया तो वही आपका आंसर है, नहीं आया तो फिर हम फर्दर मेथड को सोचेंगे। नेक्स्ट होगा आपके पास फैक्टराइजेशन। याद करो आज का जो हमने फर्स्ट केस लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, वहां पे डायरेक्टली तो आंसर नहीं मिला था, बट फैक्टराइज करके आंसर मिल गया था। जो डिनोमिनेटर था एक्स स्क्वायर माइनस 4, उसको आपने लिख दिया था x माइनस 2 x प्लस 2, तो वहां से आपको आंसर यस मिल गया सर। था। हाँ नेक्स्ट आपके पास कुछ कुछ जगह पे फैक्टराइजेशन भी काम नहीं करता, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे रैशनलाइजेशन मेथड। कुछ जगह पे ये काम कर जाता है रैशनलाइज करने वाला, तो रैशनलाइजेशन मेथड को चेक कर लेंगे, जिससे अपने को आंसर शायद मिल सकता है। नेक्स्ट इज, अगर अपने पास ये मेथड भी वर्क नहीं कर रहा है एंड वी हैव अ सर्टेन स्पेशल केस जिसको हम बोलते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी वाले केस आते हैं, ऐसे भी आपको केस मिलेंगे, क्योंकि देखो इन केस में पता है कैसा है, इन केस में आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको नहीं पता कि इंफिनिटी के लेफ्ट में क्या है और इंफिनिटी के राइट में क्या है। तो इसीलिए इन केसेस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान सा टेक्निक होता है, 1/x या फिर 1/x की कोई पावर बनाओ और उन सबको जीरो करो। क्योंकि एक सिंपल सी चीज है, अगर x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1/x किसको टेंड करेगा, मुझे बताओ। जीरो जीरो। जीरो को। तो जब भी आपके पास इंफिनिटी वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसको हम लोग इन टाइप से सॉल्व करेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक मेथड्स जो अलजेब्रिक लिमिट को सॉल्व करने के लिए यूज होती है। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि कौन कौन से मेथड को आपको कैसे क्लिक करना है। ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी ऑफ द मेथड, वो क्वेश्चन को देख के अपने को डेफिनेटली क्लिक करेगा कि कहाँ पे कौन सा मेथड ज्यादा यूजफुल है। लाइक द फर्स्ट एग्जाम्पल, सपोज करो मैंने आपसे बोला द क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, बताओ इसका वैल्यू कितना होगा। अब यहाँ पे कौन सा मेथड लगाओगे, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। कोई मतलब ही नहीं है, क्यों? क्योंकि फैक्टराइजेशन तब लगाते हैं जब आपके पास 0/0 फॉर्म बन जाता है या अपॉन में कुछ होता। यहाँ पे तो आप सीधे ही पुट कर दो, क्योंकि डायरेक्टली पुट करने पे 3 + 4 + 5 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 12 सीधा आंसर मिलेगा एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। आपको कुछ भी नहीं सोचना, सीधे ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लिमिट के sir. केस में हमेशा ध्यान रखो, पहला अप्रोच जो रहेगा, पहला स्टेप दैट वुड बी सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट टू द फंक्शन। लिमिट को पुट किया, अगर उसने कुछ गड़बड़ किया, अगर वो 0/0 फॉर्म बना या इनडिटरमिनेट बना, तो आगे सोचेंगे क्या करना है। बट अगर वो कोई एक नॉर्मल नंबर बन गया, वेदर इट बी 0 ऑल्सो, तो उस केस में वही उसका आंसर है, ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है बेसिकली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेकंड केस देता हूँ। अब यहाँ पे भी आप अप्रोच का स्टार्ट तो सेम करोगे, बट इसको उस अप्रोच से सॉल्व कर नहीं पाओगे, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। लाइक द क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 3 to the power x by 2 minus 3 the whole upon 3 to the power x minus 9। ठीक है, अब यहाँ पे पहला स्टेप क्या किया आप लोगों ने, x को 2 पुट किया। जब x को 2 पुट किया तो मुझे बताओ ये क्या बनेगा, सर 0/0 0/0। 0/0। ओके, अब 0/0 जब ये बन गया तो अपने पास बेसिकली कैसा हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अब ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं हुआ, अब आपको सोचना है कि इसको फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है या फिर अपने पास यू कैन से रैशनलाइजेशन से सॉल्व करना है, या कैसे भी, वो अपने पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इस पार्ट का सॉल्यूशन निकालो, ट्राई करो सब लोग, इजी है, एक स्टेप में हो जाएगा। सॉल्व करो एंड लेट मी नो द वैल्यू। LHL RHL पे नहीं जाना है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो।
ओके चलो इस पार्ट को समझ लेते हैं। सो यहाँ पे कैसा है ना, अपने पास बेसिकली एलएचएल आरएचएल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। क्यों? एल्जेब्रिक लिमिट के केस में हम क्या कर सकते हैं ना कि इफ पॉसिबल हम इस लिमिट को डायरेक्टली ऐसे पार्ट में रिड्यूस कर सकते हैं जहां पे अपने पास दोनों पार्ट या दोनों लिमिट डिफरेंट ना आए, या फिर डायरेक्टली अपने को इनडिटरमिनेट फॉर्म ना मिलके सीधे आंसर मिल जाए। तो इस केस में मैं वही चीज करूंगा, देखना कैसे। इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 3 टू द पावर x by 2 माइनस 3। अब जो डिनोमिनेटर है, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 टू दी पावर x बाई 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको? ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताना अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? यस सर। तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर x बाई 2 माइनस ऑफ 3 दी होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 टू दी पावर x बाई 2 माइनस ऑफ 3 इंटू 3 टू दी पावर x बाई 2 प्लस ऑफ 3। तो ये दोनों आपस में कैंसिल। यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर मिलेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 1 अपॉन 3 टू दी पावर x बाई 2 प्लस 3। अब जब यहाँ पे x को 2 पुट करोगे तो आपको सीधे आंसर मिलेगा it is nothing but equals to 1 upon 6 and this will be the final answer to this question कि यहाँ पे आपका जो लिमिट है उसका आंसर आएगा अपने पास 1 upon 6। ठीक है, समझे सॉल्व कैसे किया? यस सर। डायरेक्टली पुट करने पे 0 बाय 0 आ रहा था, बट जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया यूजिंग फैक्टराइजेशन तो अपने को सिंप्लीफाई होकर आंसर मिल गया 1 अपॉन 6। अगर सिंप्लीफाई करने के बाद भी ये 0 बाय 0 या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता तो अपन या तो सिंप्लीफाई करते या फिर हम चेक करते आगे एलएचएल और आरएचएल, बट यहाँ पे डायरेक्टली आंसर मिल गया तो एलएचएल आरएचएल का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस केस में आएगा जब एग्जैक्टली पॉइंट पे आपका फंक्शन का वैल्यू इनडिटरमिनेट होगा। चलो ट्राई द नेक्स्ट वन। फाइंड the value of limit x tending to a x to the power n minus a to the power n upon x minus a। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लेट्स सी, एक बार पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, अदरवाइज
ओके चलो, इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट है, मैं जल्दी से वो फॉर्मूला बता देता हूँ और इसको ध्यान भी रखना, आगे आपको बहुत जगह काम आएगा ये। मुझे सिंपल सा बताओ, इस फॉर्मूले को आपको याद कैसे रखना है, मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ बेसिकली। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको आप लिखते थे एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, करेक्ट? नेक्स्ट इज एक्स क्यूब माइनस ऑफ ए क्यूब, इसका फॉर्मूला आप लिखते थे एक्स माइनस ए टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। याद है सबको ये? ए Yes, क्यूब sir. माइनस बी क्यूब। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ, यहाँ से इनमें कुछ पैटर्न देखने का ट्राई करना, आपको आइडिया लग जाएगा। x टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4, ये होता है x माइनस a टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स या ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब। कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या आपको? ओके, अब इसी पैटर्न के बेसिस पे x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n का वैल्यू मैं बताऊंगा, इसको चेक करना। बाहर रहेगा x माइनस a, ये होगा x टू द पावर n माइनस 1। हमेशा आप ऑब्जर्व करो, पावर 4 था तो यहाँ पे 3 है तो 2, तो x टू द पावर n माइनस 1। नेक्स्ट रहेगा a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2। नेक्स्ट होगा a स्क्वायर into x to the power n minus 3 and so on up to a to the power n minus 1। ये समझा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, x to the power n minus a to the power n में इसको पुट कर देना है न्यूमरेटर में। जब न्यूमरेटर में इसको आप पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये दिखेगा लिमिट x टेंडिंग टू a, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस a times of x to the power n minus 1 plus a into x to the power n minus 2 plus a square into x to the power n minus 3 and so on up to a to the power n minus 1 the whole divided by x minus a, जो अपना क्वेश्चन था। तो x minus a से x minus a कैंसिल। अब इस पूरे क्वेश्चन में जब x की जगह a पुट करोगे तो मुझे बताओ क्या बनेगा? फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? a टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड टर्म क्या होगा? a to n minus 2। नहीं, n माइनस 1 रहेगा बेटा वापस से, क्योंकि यहाँ बनेगा a टू द पावर n माइनस 2 और एक और a, मतलब फाइनली हो जाएगा a टू द पावर n माइनस 1। नेक्स्ट यहाँ भी आप पुट करो, वापस से a टू द पावर n माइनस 1 बनेगा। टेक्निकली सभी टर्म्स a टू द पावर n माइनस 1 ही बनेंगे। अब ऐसे कितने टर्म्स होंगे ये बताओ? ऐसे कितने टर्म्स होंगे? नंबर? नो, इट शुड बी n टर्म्स। यहाँ पे आपको दिखेगा n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 और ये होगा इस लिमिट का फाइनल आंसर। ये आइडेंटिफाई कैसे किया n टर्म्स, इसको देख लो। जब डिग्री 2 था, सॉरी, जब डिग्री 2 था तो इसमें 2 टर्म्स थे, जब डिग्री 3 था तो इसमें 3 टर्म्स थे, जब डिग्री 4 था तो इसमें 4 टर्म्स हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है डिग्री n होगा तो इसमें n टर्म्स होंगे और हर एक टर्म का वैल्यू सेम है which is a to the power n minus 1। तो a to the power n minus 1 को जब n टाइम्स ऐड करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा n into a to the power n minus 1। तो सबको समझा मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया? Yes, sir. ओके, हेलो सर। यस बेटा। सर इसमें जो लिमिट दी हुई जैसे x टुवर्ड्स a, तो सर x टुवर्ड्स a को सिंपलीफाई नहीं कर सकते, उससे चेंज होगी क्या लिमिट? जैसे x माइनस a टेंड्स टू 0। हाँ कर सकते हैं, वो पार्ट आएगा बेटा। जो आप बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट है कि इसमें हम a को शिफ्ट कर ले लेफ्ट हैंड साइड पर, हम लिखे x माइनस a टेंड्स टू 0। यस डेफिनेटली दैट इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। वो आगे हम कुछ क्वेश्चंस में करेंगे जहाँ पे वो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा तो हम लिमिट को 0 बना के सॉल्व करते हैं, तो वो पार्ट आने वाला है। अभी क्या था ना कि अभी आपके पास सब क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन, जहाँ पे x इक्वल टू a पुट करके आप सीधे भी आंसर निकाल सकते हो। वो चीज तब करेंगे ना जब अपने पास क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हो और टू बी प्रिसाइज ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन हो। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ना कि अपने पास सपोज करो एक एंगल लिखा होगा कि थीटा टेंडिंग टू पाई बाय 2, तो मैं पता है क्या करूंगा, थीटा माइनस पाई बाय 2 बना के उसको 0 को टेंड करा दूंगा, तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो वो चीजें आगे यूज होंगी, यहाँ पे यूज करके आप खाली क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर लोगे। बिकॉज जब आप x माइनस a को 0 लिखोगे ना
तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको x माइनस ए को t पुट करना पड़ेगा, वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा। तो अब उससे क्या होगा, ये सभी x बदल जाएंगे और क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो वो हम पार्ट यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं लिमिट सब्स्टिट्यूशन, बट एज पर द रिक्वायरमेंट उसको यूज करेंगे, अभी उसका यूज नहीं है, ठीक है। ओके सर। बट एज पर योर क्वेश्चन दैट कैन बी डन, इसमें कोई इशू नहीं है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, सो यहाँ तक का लिमिट का जो बेसिक पार्ट था ये सबको क्लियर है? चलो इसके आगे का जो पार्ट है, यस, इसके आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो वहां पे लिमिट के हम बाकी केसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। बाय सर, थैंक बाय यू सर। सर। बाय बेटा, बाय बेटा, बाय सर, बाय बेटा। हाँ बेटा बोलो। सर वो टेस्ट का पोर्शन बता देना ना, ग्रुप पर डाल देना। टेस्ट का पोर्शन देखो, एक काम करो, सुन ही लो, टेस्ट का पोर्शन रेडी है, खाली फिजिक्स पेंडिंग है, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, तो मैं आपको बाकी तीनों बता देता हूँ, तो सुन के जाओ 1 मिनट। देखो मैथ्स का तो मैंने बता दिया था ऑलरेडी। हाँ सर। ठीक है, मैथ्स में है आपके पास पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला तीनों, 5 क्वेश्चन पैराबोला से, एलिप्स, हाइपरबोला से 10-10, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास केमिस्ट्री में अक्षय सर का है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, हाँ सर। जोगेन सर का है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, यस सर। ठीक है। बायो तो आपके काम का नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। फिजिक्स आपको सर अनाउंस कर देंगे अभी, तो वो एक बार देख लेना, फिजिक्स अनाउंस होते ही मैं पूरा टाइम टेबल रिलीज कर दूंगा, ठीक है, जो भी उसका वो रहेगा आपके पास एग्जैक्ट। चलो बाय सर। बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय सर। बाय बेटा, बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा।